हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे इंस्टीट्यूशन में पीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन और टीजीटी कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस चली हुई हैं। तो किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी इन वीडियोस में हम पीजीटी बीएड का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एजुकेशन टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने एजुकेशन का मीनिंग, उसका नेचर और जो भी उसका प्रोसेस होता है वो हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ एजुकेशन डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की एजुकेशन होती है और कौन कौन सी टाइप से उनको दिया जा सकता है। सबसे पहले आता है आपका तीन तरह की बेसिकली टाइप ऑफ एजुकेशन रहता है आपका: फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। एक एक करके बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा जो होती है, ये एक ऐसी शिक्षा होती है जो कि एक प्लान्ड तरीके से जो है वो दी जाती है, जिसमें पहले से करिकुलम प्लान्ड होता है, मेथड्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से टाइम पे देनी है, कौन सी जगह देनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो जब ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, पहले से इनकी योजना बनाई गई होती है, और ऐसी एजुकेशन आपके स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो है वो दी जाती है। भले वो गवर्नमेंट होगा या फिर प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन स्कूल होगा, कॉलेज होगा और यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पर प्रॉपर करिकुलम पहले से डिसाइडेड होता है, जहाँ पर बच्चों की नीड के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको पढ़ाया जाता है, मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। तो सारा का सारा एजुकेशन जो होगा वो फॉर्मल तरीके से रहेगा, रूल पर आधारित रहेगा, लॉजिक पर आधारित रहेगा, रीजनिंग पर आधारित रहेगा। तो उस नॉलेज, उस एजुकेशन को बोला जाता है फॉर्मल एजुकेशन। वहीं पर अगर बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन की या अनौपचारिक शिक्षा की, तो वो क्या हो जाएगी, इससे अपोजिट हो जाएगी। ऐसा एजुकेशन जिसमें ना तो करिकुलम डिसाइड है, ना तो कोई मेथड डिसाइड है, ना तो कोई रूल डिसाइड है, वो आप कहीं से भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, टीवी देखते, खाना खाते, है ना, घूमते हुए, कहीं से भी जब आप कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो उसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद थर्ड आती है अब आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक तरह से मिश्रण आप बोल सकते हो उसको। ऐसी शिक्षा जो कि जिसमें करिकुलम डिसाइड होता है, मेथड भी डिसाइड होता है, लेकिन ना तो वो यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, ना तो आप उन्हें नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है आपके कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है कि करिकुलम डिसाइड रहता है, ठीक है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फ्री हो तो आप उस क्लास को अटेंड करोगे, अगर आप फ्री नहीं हो तो उस क्लास का आप जो भी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, या तो आप बाद में देख लोगे, ठीक है, या तो फिर आप किसी और दिन उसको कवर कर लोगे, ठीक है। या फिर ओपन स्कूल्स आ जाते हैं, अडल्ट एजुकेशन आ जाती है, ये सारी की सारी क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो इस तरह से एजुकेशन के तीन टाइप होते हैं: फॉर्मल, इनफॉर्मल और आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है शिक्षा के उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहला एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो आता है ज्ञान का उद्देश्य यानी कि नॉलेज का उद्देश्य। तो सबसे पहले शिक्षा का यही एक परम उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी चीज़ का नॉलेज, किसी न किसी चीज़ का ज्ञान जो है वो बच्चे को देना। भले वो फिर एजुकेशन जो है आपकी वो फॉर्मल एजुकेशन हो, इनफॉर्मल हो या फिर नॉन फॉर्मल हो। फिर आता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का उद्देश्य बच्चे को जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाना, फिज़िकल एजुकेशन देना, जिससे वो एक संतुलित शरीर का निर्माण कर सके। फिर अच्छी आदतें जो हैं वो व्यायाम करना, है ना, अच्छा खाना खाना, इत्यादि चीज़ों का जो है वो विकास शारीरिक विकास में कर पाए। उसके बाद आता है वोकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, व्यवसायिकी उद्देश्य। तो शिक्षा का ये उद्देश्य भी होता है ना कि वोकेशनल कोर्सेज करवाना। हम लोग देख भी रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बार बार वोकेशनल कोर्सेज की बात की गई है, ताकि कल को जो शिक्षा वो बच्चा प्राप्त कर रहा है, उस शिक्षा से वो कोई ना कोई व्यवसाय आगे चल करके जीवन के निर्वाह के लिए वो
कर पाए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टर डेवलपमेंट। तो बच्चे के चारित्रिक विकास करना, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना, उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाना, ये भी उद्देश्य होता है। कल्चरल डेवलपमेंट करना, सांस्कृतिक उद्देश्य होता है, अपने कल्चर को आगे बढ़ा के अपने कल्चर को आगे लेके जाना, है ना। उस कल्चर में कुछ सुधार करना, अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो उनमें सुधार करना, अपनी संस्कृति को आगे, जैसे कि हमारे जो फोक सॉन्ग हैं, फोक डांसेस हैं, है ना, हमारी जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो एजुकेशन के द्वारा जो है उसे आगे बढ़ाना। फिर आता है नागरिकता का उद्देश्य, सिटीजनशिप, नागरिकता, एक देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाना, है ना, ताकि देश के भविष्य के निर्माण में वो बहुत सा काम कर सके। ठीक है। कंप्लीट लिविंग, पूर्ण जीवन का उद्देश्य, है ना, उसको पूरे जीवन किस तरह से जीना है, क्या क्या उसे अपने लाइफ में करना है, उसके बारे में बताना। उसके बाद आता है सम विकास का उद्देश्य, मतलब सम विकास मतलब हर एक एरिया का एक बराबर विकास करना, उसका राजनीतिक विकास करना, उसका सामाजिक विकास करना, उसका आर्थिक विकास करना, उसका धार्मिक विकास करना, उसका आध्यात्मिक विकास करना। तो हर एक जो एरिया उसका डेवलपमेंट का है, उसका शारीरिक विकास करना, सबका जो है वो एक समान डेवलपमेंट करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। अनुकूलन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टमेंट, जो कि सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है शिक्षा का। शिक्षा आपको एडजस्ट करना सिखाती है, आपको दूसरों के साथ अनुकूल रहना सिखाती है, परिवार में कैसे रहना है, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, बड़ों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, छोटों के साथ कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, टीचर के साथ कैसे एडजस्ट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये भी शिक्षा के द्वारा ही आपको दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है लेज़र यूटिलाइजेशन, यानी कि जो आपका समय होता है, ऐसा समय जिसमें बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, उन्हें मोटिवेट करना, फिर ऐसी गेम्स करवाना, ऐसे जो क्रिएटिविटी वाले काम करवाना, ताकि एक उनकी जो क्रिएटिवनेस है ना उनके अंदर से वो निकल के आए। तो ये सारा भी क्या होता है, शिक्षा का ही उद्देश्य होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उपागम। तो किस तरह से, सबसे पहले तो उपागम का मीनिंग, उपागम होता है किसी भी चीज़ को चलाने का तरीका या प्रणाली। ठीक है, कोई सिस्टम कि कोई भी चीज़ कैसे चल रही है, कौन से सिस्टम के द्वारा चल रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस लैपटॉप में कौन सा सिस्टम डाला है आपने। ठीक है, तो वो सिस्टम जो है, वो चीज़ जो है वो किस सिस्टम के द्वारा चलती है, तो वो होते हैं उपागम, अप्रोचेस। अब एजुकेशन को कौन से सिस्टम के द्वारा देना है, कैसे तरीका एजुकेशन को देने के लिए यूज़ करना है, कौन सी प्रणाली यूज़ करनी है, वो सारी की सारी अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन आ जाएंगी। इसमें हम साइकोलॉजिकल और आपकी फ़िलॉसफिकल अप्रोच जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल अप्रोच को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसे बोला जाता है मनोवैज्ञानिक उपगम, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा एक अप्रोच होती है किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजी का मीनिंग समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी के जितने भी मीनिंग्स हैं, 2-4 मीनिंग निकल के आया, बाद में बिहेवियर की स्टडीज़ को बोला गया। ठीक है, उससे रिलेटेड हमारे चैनल पे पहले ही वीडियो डली हुई है, आप जाकर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको साइकोलॉजी का मीनिंग समझना है तो जैसे कि साइकोलॉजी के मीनिंग से निकल के आता है कि किसी बच्चे के व्यवहार को जानना, कि उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, है ना, क्या वो कर सकता है, कितना वो किसी काम को करने के लायक है, उसकी क्षमताएं क्या क्या हैं, उसके बाद ही बच्चे को एजुकेशन देना। तो साइकोलॉजी जो एक आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो भी यही बताता है कि अगर किसी कक्षा के बच्चे को आपने पढ़ाना है तो उस कक्षा के बच्चे की साइकोलॉजी आपको समझनी होगी। कि आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं तो 25 बच्चों की आपको एक ओवरऑल साइकोलॉजी जो है वो समझनी है, और फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच का यूज़ करके आपको उसको एजुकेशन देना है। जैसे कि इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की बात भी की जाएगी। क्लियर। साथ ही साथ में इसमें बताया गया है कि ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाती है, क्योंकि टीचर और ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है बच्चे की साइकोलॉजी को समझने के लिए और उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली बच्चे को पढ़ाने के लिए। ठीक है। साथ ही साथ में इसमें हम जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस देखते हैं कि बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में कैसा था, है ना, चाइल्डहुड में कैसा हुआ, एडोलसेंस में कैसा हुआ, एडल्टहुड में क्या क्या हुआ उसमें। ठीक है, उस पूरी की पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस को हम समझते हैं और उस समझ के बाद ही हम कोई एजुकेशन बच्चे को
देते हैं। सोशल, मॉरल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बच्चे की जानते हैं, समझते हैं और उसके बाद ही उसे एजुकेशन देते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर भी साइकोलॉजिकल अप्रोच को जो है हम अपनाते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सब अलग अलग हैं, है ना, दो बच्चे हैं वो भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो उन डिफरेंसेस को जब हम जान लेते हैं और उन डिफरेंसेस को जानने के बाद जब हम एजुकेशन देते हैं तो वहाँ पर भी हम साइकोलॉजिकल अप्रोच का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है नीड्स ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच। मनोवैज्ञानिक उपागम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले तो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ज्ञान देने के लिए, है ना। ग्रोथ और डेवलपमेंट का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कि किसी बच्चे का ग्रोथ क्या है, किसी बच्चे की डेवलपमेंट कितनी कितनी है हर एक एरिया में, तब तक आप जो है बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने के लिए साइकोलॉजिकल अप्रोच का अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट के अनुसार जब साइकोलॉजिकल अप्रोच को हम अडेप्ट करते हैं तो इंटरेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि बच्चा कौन से टॉपिक में या फिर किस मेथड से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो इंटरेस्ट के अनुसार एजुकेशन देने के लिए भी साइकोलॉजिकल अप्रोच आवश्यक है। लर्निंग स्टाइल्स को समझने के लिए कि किसी बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, कोई बच्चा कैसे समझता है ना, देख कर समझता है, सुनकर समझता है, वीडियो से समझता है, फ़ोटो से समझता है। तो उसको जानने के लिए यूज़फुल मेथड्स को यूज़ करने के लिए जब आप बच्चे का लर्निंग स्टाइल समझ जाएंगे तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स का यूज़ भी कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो ये भी साइकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा ही होता है। कैपेसिटी के अनुसार नॉलेज देने के लिए, बच्चे की क्षमता कितनी है, क्या बच्चे की कैपेसिटी है कि वो एक साथ पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लेगा या फिर उसको अलग अलग हिस्सों में बांट कर समझाना पड़ेगा। तो ये भी हम साइकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा ही समझ सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को समझने के लिए, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है उसकी मानसिकता के साथ जुड़ी हुई, उसके दिमाग के साथ जुड़ी हुई। तो बच्चे कितना कॉग्निटिव है, बच्चे का डेवलपमेंट है ना, कितने कॉग्निटिव पावर उसमें है, कितनी कम है, ज़्यादा है, ये सारा भी हम साइकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा ही समझ सकते हैं। एज और लेवल के आधार पर नॉलेज देने के लिए, तो बच्चे का एज क्या है, उस एज के आधार पर उसका नॉलेज लेने का लेवल क्या है, ये भी हम इसी अप्रोच के साथ समझते हैं। डिसेबिलिटीज़ का अनुसार ज्ञान, डिसेबिलिटीज़ भी रहती हैं बच्चे में, है ना। बच्चा जब कई बार शब्दों को गलत पढ़ता है, गलत समझता है, गलत सुनता है, गलत जो है वो उसके माइंड में फ़ोटो बन गई होती है लेटर्स की, अलग अलग गलत लेटर्स की। तो इस तरह से अलग अलग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं और उन डिसेबिलिटीज़ को दिमाग में रख कर, अक्षमताओं को दिमाग में रख कर जब हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं तो उसमें भी साइकोलॉजिकल अप्रोच का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट के लिए भी हम साइकोलॉजिकल अप्रोच का ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि हम अलग अलग तरीके से बच्चे का आंकलन करते हैं, है ना। अगर बच्चा डिसेबल है तो उसका असेसमेंट उसका अलग होगा, है ना, नॉर्मल बच्चे का अलग होगा, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर हम जो है असेसमेंट करते हैं। तो ये सारा का सारा जितना भी आवश्यकताएं हैं, 8-9 जितनी भी नीड्स हैं, ये सारी की सारी नीड्स को हम साइकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा ही पूरा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है फिलोसफिकल अप्रोच, दर्शन शास्त्र उपागम। तो सबसे पहले फिलोसफिकल अप्रोच जानने से पहले तो फिलोसफी का मीनिंग समझ लो कि क्या होता है। तो जो दर्शन शब्द है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा गया, ठीक है। जिसने कोई चीज़ देखी उसने अपने मन में एक फ़िलॉसफ़ी बना ली कि ये चीज़ ऐसी है। जैसे कि बहुत पुराने टाइम पे फ़िलॉसफ़ी थी कि भई पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता है, क्योंकि लोगों को वैसा दिखाई देता था, है ना। लोगों ने जो देखा उसके हिसाब से उन्होंने फ़िलॉसफ़ी अपने माइंड में बना ली, ठीक है। जो देखा वो फ़िलॉसफ़ी बन गई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, ठीक है। लेकिन बाद में जब साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो बाद में पता चला कि भई सूरज तो एक ही जगह पे है ना। अब तो और भी बहुत से इस पे चीज़ें खुल के आई हैं, ठीक है। लेकिन बाद में पता चला कि भई सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो वो फ़िलॉसफ़ी चेंज होगी। तो यही बात इन्होंने कही कि जो भी हमें दिखता है, जो भी देखा, जिसके द्वारा देखा गया वही उसका फ़िलॉसफ़ी, वही उसका दर्शन बन गया अकॉर्डिंग टू दृश्य धातु। क्लियर? उसके बाद फ़िलॉसफ़ी शब्द इंग्लिश वाला जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से निकल के आया, फ़िलॉस और सोफ़िया से। फ़िलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफ़िया का मतलब होता है
ज्ञान। तो इन दोनों शब्दों को जब जोड़ा गया तो फिलॉसफी का मतलब आया ज्ञान से प्रेम, कि आपको किसी नॉलेज से कितना प्रेम है, आप उसके बारे में वैसी ही एक फिलॉसफी जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फिलॉसफी को एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है जो दी गई है कि दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, जो फिलॉसफी है वो जीवन की वैल्यूज़ का नॉलेज देती है किसी व्यक्ति को, और इसी नॉलेज को, ठीक है, ये जो वैल्यू का नॉलेज होता है, ये वैल्यू के नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जो है दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है कि दर्शन जो है वो व्यक्ति को जीवन के मूल्यों का ज्ञान देता है। ठीक है, वैल्यूज़ बताता है कि क्या क्या होनी चाहिए, और उन वैल्यूज़ को आप जो है एजुकेशन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक फिलॉसफी को एजुकेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा गया है। फिलॉसफिकल अप्रोच में हम क्रिटिकल स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ की क्रिटिकल अप्रोच को अपनाते हैं, आलोचनात्मक अप्रोच को अपनाते हैं, और आपकी फिलॉसफिकल अप्रोच में किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें उस टॉपिक पर डीप स्टडी करनी पड़ती है, गहरा सोच विचार करना पड़ता है। अब हम कुछ फिलॉसफीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली फिलॉसफी आती है आइडियलिज्म, जिसको देने वाले थे या मानने वाले थे प्लेटो, सुक्राट्स और एरिस्टोटल। ये तीनों ही ग्रीक फिलोसोफर्स थे, और इनका मानना था, या फिर इसके अलावा जो आइडियलिज्म को मानता है उनका मानना था कि जो भी आपके आइडिया हैं, जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, वही रियलिटी है, वही वास्तविकता है। इनका मानना है कि गॉड इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, की जो भगवान है वो सारे के सारे नॉलेज का सोर्स हैं। साथ ही साथ में ये लॉ ऑफ यूनिवर्स को मानने वाले होते हैं, मतलब जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, जो हर जगह है, वो उस चीज़ को ही रियलिटी मानेंगे। क्लियर? साथ ही साथ में इसमें बात की गई है सेल्फ रियलाइजेशन की, कि इसमें बच्चा या व्यक्ति जो है वो जानता है कि वो खुद क्या है। ठीक है, उसका लेवल क्या है, वो क्या कर सकता है, आपके विचार ही आपको आपके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो उसने यही बात की, जो आपके आइडियाज़ हैं वही क्या है, रियलिटी है। कई बार होता है ना कि हमें पता भी होता है हम अंदर से क्या है, लेकिन हम उससे एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो उनका मानना है कि जो आपके विचार हैं, आपके जो आंतरिक सोच है, वही क्या है, रियलिटी है। इसमें हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात भी करते हैं। अगर बात किया जाए आइडियलिज्म क्या क्या करिकुलम बताता है कि शिक्षा में क्या क्या टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो ये साइंस के बारे में बताता है, साइंस होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, गेम्स होनी चाहिए, आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान देना चाहिए, स्पिरिचुअल और रिलीजियस नॉलेज बच्चे को देना चाहिए, आर्ट और म्यूज़िक के सब्जेक्ट्स भी इन्होंने अपने इस आइडियलिज्म में बताए थे। नेक्स्ट आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म जो होता है वो नेचर पर आधारित रियलिटी होती है, जो नेचर को देखकर, सोचकर, समझकर जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, वही क्या होती है, रियलिटी होती है। इसमें मटेरियल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड। इनका मानना है जो मटेरियल वर्ल्ड होता है वही क्या होती है, रियल वर्ल्ड होता है, रियलिटी होती है। लॉ ऑफ नेचर को जो है ये लोग मानते हैं, और सेल्फ एक्सप्रेशन की जो एक फीलिंग है वो निकल के आती है नेचुरलिज्म के द्वारा। इनका मानना है कि जो व्यक्ति नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं या समझते हैं, उसके द्वारा नॉलेज लेते हैं, वो अपने व्यवहार को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी जो होते हैं वो खुले होते हैं, काफ़ी इजीली वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को। साथ ही साथ में इसमें बताया गया है कि जो नेचुरलिज्म वाले हैं, इनका मानना है जो रियलिटी बेस्ड या फिर नेचुरल रियलिटी बेस्ड जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या अदर एसएसटी में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो बच्चों को जो है पढ़ाने चाहिए, जो कि नेचुरल है। क्लियर? साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन लिख लेना, इन्होंने सीधा सीधा कहा था कि किसी भी स्पिरिचुअल, रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन को इसमें स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो नेचर से जुड़ी हुई नहीं है ना, रिलीजियस है, रिलीजन ने बनाया है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, या फिर मॉरल एजुकेशन है, इसको इन्होंने अपने करिकुलम में नहीं रखा था।
नेक्स्ट आता है प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म जो एक शब्द है वो प्रैग्मा शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है कोई एक्टिविटी करना। तो बेसिकली प्रैग्माटिज्म से आप ऐसे समझ जाओगे, प्रैग्माटिज्म का मतलब होता है जब हम एक्टिविटी करके, ठीक है, प्रैक्टिकली अप्रोच को अपना करके या प्रैक्टिकली किसी चीज़ को जब हम करते हैं तो हमें उस चीज़ का नॉलेज जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ पर हमें अपना कोई हमें कोई अपनी फ़िलॉसफ़ी बनानी है, ठीक है, तो जब हम उस चीज़ को खुद करते हैं, प्रैक्टिकली उस काम को करते हैं, तब जा कर के हमारी कोई ना कोई फ़िलॉसफ़ी उस चीज़ पर बनती है। ठीक है, एक्टिविटी के द्वारा व्यवहारिक तरीकों को सीखना, लर्निंग बाय डूइंग वही हो गया प्रैक्टिकली। लॉ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल अप्रोच इसमें हम अपनाते हैं कि अच्छा इस एक्टिविटी से समझ में नहीं आ रहा, किसी दूसरे तरीके से अपनाते हैं, इस मेथड को करने से समझ नहीं आ रहा, किसी दूसरे मेथड को अपनाते हैं, लेकिन करेंगे हम खुद एक्टिव होकर। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी का इसमें पता चलता है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें जो करिकुलम की बात की गई थी वो बात की गई थी होम साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स, रीडिंग, राइटिंग और चाइल्ड इंटरेस्ट के हिसाब से और कोई क्रिएटिविटी उस बच्चे में है तो वो सारे की सारी क्रिएटिविटी को भी हमें एज अ सब्जेक्ट करिकुलम में रखना चाहिए। तो ये कुछ आपके 2-3 फिलॉसफीज़ थी, जैसे कि आइडियलिज्म हो गया आपका, नेचुरलिज्म हो गया और प्रैग्मेटिज्म हो गया। अगर आप साइकोलॉजिकली या फिर फिलोसफिकली अप्रोच अपनाते हैं तो आगे भी उनके अलग अलग टाइप हैं कि फिलोसफिकल में से कौन सी अप्रोच अपनानी है ना, साइकोलॉजिकल में कौन सा मेथड उठाना है। तो इस तरह से हम एजुकेशन के अप्रोचेस को जो है वो जानते हैं, समझते हैं और उनको आगे जा कर के एजुकेशन देने में उनको या फिर एजुकेशन लेने में उनको जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में एजुकेशन के टाइप, ऑब्जेक्टिव्स और अप्रोचेस के बारे में पढ़ा, 2 अप्रोचेस के बारे में पढ़ा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एचपी अमित एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।